प्रिय दर्शकों, किसी ने क्या खूब कहा है, क्या मंदिर क्या मस्जिद, क्या गंगा की धारा करे, वो घर ही मंदिर जैसे है जिसमें औलाद माँ बाप का सत्कार करे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी कहानी है किस्मत का खेल। माँ को फालतू सामान समझने वाले बहू बेटों ने जब अपनी माँ की बड़ी सी फोटो अखबार में छपी हुई देखी तो उनकी आंखें बाहर आ गईं। माँ ने ऐसा क्या किया था, चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। हेलो माँ, कैसी हैं आप? विवेक ने फोन पर पूछा तो निर्मला जी, जो बहुत समय से अपने बेटे की आवाज तक सुनने को तरस गई थी, मारे खुशी के कपकपाती आवाज में बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, बहुत समय बाद फोन किया है, आज माँ की याद कैसे आ गई? तभी विवेक ने कहा, वह माँ बात ऐसी है ना कि काम की व्यस्तता के कारण मैं तो आपसे मिलने आ नहीं सकता, और पिताजी के जाने के बाद आप भी तो बहुत अकेली हो गई हो ना, इसीलिए आपकी बहू और मैं चाहते थे कि आप अब हमारे साथ ही रहें। अपने बेटे के मुंह से अपने लिए चिंता भरे शब्द सुनकर बरसों से अपने बेटे से दूर रह रही निर्मला जी की आंखें भर आईं। वर्षों बाद आज उन्हें ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे उनका अपना भी कोई इस दुनिया में रहता है। तो बेटे के मुंह में बधी निर्मला जी ने तुरंत खुशी खुशी हाँ कर दी। फिर विवेक ने कहा, माँ, मैं 1 सप्ताह बाद का टिकट करवा देता हूँ, आप आ जाइएगा। अच्छा माँ, एक काम कीजिएगा, आप किसी अच्छे से प्रॉपर्टी डीलर से बात करके अपने गांव वाले मकान और अचार की फैक्ट्री को बेच दीजिए और उन पैसों को मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दीजिए। इससे पहले कि निर्मला जी कुछ कारण पूछती, उससे पहले ही उनके बेटे विवेक ने कहा, माँ, बात यह है कि मैं यहाँ लोन पर अपना एक फ्लैट खरीदा हूँ और उस लोन को चुकाने के लिए मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए आप जल्दी से सब कुछ बेचकर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दीजिए। बेटे की बात सुनकर निर्मला जी बोली, बेटा, अगर तुम कहते हो तो मैं मकान बेच देती हूँ, उससे इतना पैसा तो आ जाएगा कि तुम्हारा लोन उतर जाएगा, लेकिन फैक्ट्री तो मैं बेच नहीं सकती। अचार की फैक्ट्री से बहुत सी औरतों को रोजगार मिला हुआ है। फैक्ट्री न बेचने की बात सुनकर विवेक का मुंह बन गया, लेकिन थोड़ी देर कुछ सोचकर बोला, ठीक है माँ, लेकिन जरा जल्दी कीजिएगा। ऐसा कहकर विवेक ने फोन रख दिया। आज पूरे 6 महीने बाद निर्मला जी के बेटे विवेक ने उन्हें फोन किया था। काफी समय से निर्मला जी गुमसुम सी रहती थी। आज जब उनके बेटे का फोन आया तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन फोन उठाते ही उनके बेटे ने जो कहा, यह सुनकर वह फिर से उदास हो गईं। अभी तक जिस चेहरे पर अपने बेटे के फोन आने की खुशी थी, वह खुशी कहीं गायब सी हो गई। सब कुछ शून्य हो गया, परंतु उनके मन को तसल्ली हुई कि अब उन्हें अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहने को मिलेगा, जिसके लिए वह वर्षों से तरस रही थी। इसीलिए अपने बेटे के कहने पर वह अपना खुद का मकान बेचने को राजी हो गई। देखा जाए तो निर्मला जी गांव के लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं थी। वर्षों पहले एक भयानक एक्सीडेंट में उनके पति की मृत्यु हो गई थी। उस समय निर्मला जी के पास कुछ जमीनें थीं जो उनके ससुर जी ने उनके नाम पर करवा दी थी, जिसके सहारे अब उनका अच्छा गुजारा होने लगा था। परंतु अपने बेटे विवेक की उच्च शिक्षा का खर्च निकालने के लिए धीरे धीरे उन्होंने सारी जमीनें बेच दी, लेकिन फिर घर का खर्च निकालना बहुत मुश्किल हो गया और इसके लिए उन्होंने अचार बनाकर बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके अचार के काम का इतना विस्तार हो गया कि उन्होंने 2 कमरे की एक फैक्ट्री भी डाल दी। उनकी फैक्ट्री में गांव की बहुत सी औरतों को रोजगार मिला हुआ था। वे औरतें भी कुछ पैसे कमाकर आत्मनिर्भर बन पाई हैं। निर्मला जी का बेटा कोलकाता में रहता है, जो पिछले कई वर्षों से घर नहीं आया। कोलकाता में रहते हुए ही उसने एक मॉडर्न लड़की से शादी भी कर ली। उसका 7 साल का एक बेटा भी है। अंतिम बार विवेक अपनी माँ के पास उस समय आया था जब उसने नई नई शादी की हुई थी, परंतु उसकी मॉडर्न पत्नी रुचि को
गांव का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसीलिए 4 दिनों में ही वे दोनों लोग चलते बने और उसके बाद कभी गांव नहीं आए। गांव वाले अक्सर आपस में बातें किया करते थे कि निर्मला जी का बेटा बड़ा ही धोखेबाज है, उनसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता। क्या भला कोई बेटा अपनी माँ से इतने वर्षों तक दूर रह सकता है? ऐसी बातें सुनकर निर्मला जी अक्सर परेशान हो जाकर अपना धीरज खो देती थी और फूट फूट कर रोने लगती थी। वह नहीं चाहती थी कि उनके बेटे के बारे में कोई भी बुरा भला कहे। यह तो निर्मला जी ही थी जो अपने बेटे से बात करने के लिए अक्सर फोन कर दिया करती थी, परंतु 6 महीने से तो उनके बेटे ने उनका फोन उठाना ही बंद कर दिया था, क्योंकि एक बार निर्मला जी ने अपने बेटे के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की थी। तभी से उसने फोन उठाना बंद कर दिया। वह अपनी ही दुनिया में खुश था, लेकिन निर्मला जी अपने बेटे से कभी कोई शिकायत नहीं की। आखिर माँ जो ठहरी। परंतु आज जब निर्मला जी के बेटे ने उन्हें अपने पास आकर कहने को कहा, तो वह सुनकर उनकी आंखों में एक चमक ही आ गई। वह तुरंत जाकर गांव के सरपंच से मिलती हैं और उससे सारी बात कह सुनाती हैं और कहती हैं, सरपंच जी, मेरा बेटा विवेक मुझे अपने पास रहने के लिए बुला रहा है और उसे कुछ पैसों की जरूरत है, इसीलिए मैं अपने घर को बेचना चाहती हूँ। यदि आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर खरीदना चाहता है तो कृपया मुझे बताइएगा। इस घर को उचित दामों पर बेचने के बाद मैं अपने बेटे के पास चली जाऊंगी। तभी सरपंच ने कहा, अरे निर्मला चाची, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात तो बताइए, आप जब अपने बेटे के पास चली जाएंगी तो आपका कारोबार कौन संभालेगा? गांव की बहुत सी महिलाओं का खर्चा पानी तो आपकी अचार की फैक्ट्री से ही निकलता है। आप चली जाएंगी तो जितने भी महिलाएं आपकी अचार की फैक्ट्री में आश्रित हैं, उनका क्या होगा? अचार तो केवल आपके हाथों का बना हुआ ही लाजवाब होता है। आपके जाने से उस अचार की गुणवत्ता में गिरावट आ जाएगी। यह बात सुनकर निर्मला जी ने कहा, सरपंच जी, आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। सरपंच से बात करके निर्मला जी जल्दी से घर के पास में बनी अपने अचार की फैक्ट्री में आती हैं और सभी महिलाओं को बुलाकर अपने जाने का समाचार सुनाती हैं और अपनी फैक्ट्री में काम करने वाली सबसे अनुभवी महिला बिंदु को अपनी फैक्ट्री की जिम्मेदारी सौंपते हुए अपने हाथ का बना हुआ वह सबसे खास मसाला भी देती हैं, जिसे वह खुद बनाया करती थी, जिसे डालने से अचार का स्वाद इतना बढ़ जाता था कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। और मसाला उसे देते हुए कहा कि इस मसाले को सही मात्रा में डालना, मेरी गैर हाजिरी में यह काम रुकना नहीं चाहिए, समय समय पर आकर मैं काम देखती रहूंगी। सब समझाने के बाद अपने बेटे के यहाँ ले जाने के लिए उसके मनपसंद की मिठाई खाजा बनाने लगी और देसी घी की बेसन के लड्डू बनाने लगी। इसके साथ ही कुछ अचार भी ले लेती हैं। उनके जाने की पूरी तैयारी हो जाती है। एक तरफ तो उनके मन में अपने बेटे के पास रहने की खुशी है, परंतु दूसरी तरफ गांव को छोड़कर जाने के बारे में सोचकर उनका मन भी भारी होता जाता है। अपने बेटे के पास शहर जाते समय निर्मला जी को सभी गांव वाले ट्रेन में छोड़ने के लिए आते हैं। ट्रेन की खिड़की से उन्होंने अपने गांव के सभी लोगों को अलविदा कहा और ट्रेन चल पड़ी और वह ट्रेन कोलकाता स्टेशन पर जा पहुंची। स्टेशन पर उतरकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से अपने बेटे को फोन लगाया। जैसे ही विवेक ने फोन उठाया, निर्मला जी ने तुरंत कहा, बेटा विवेक, मैं स्टेशन पर पहुंच चुकी हूं, परंतु तुम मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। जल्दी से आओ बेटा, मैं बहुत थक गई हूं। अपनी माँ की बात सुनकर विवेक ने कहा, माँ, मैं कल ऑफिस में बहुत थक गया था, इसीलिए आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं सोया हुआ हूँ। तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हें एड्रेस बता देता हूँ, इस पते पर तुम ऑटो पकड़कर आ जाना। अपने बेटे का स्पष्ट सा जवाब सुनकर निर्मला जी के चेहरे पर थकान के साथ साथ निराशा के भाव भी आ गए। बच्चों से मिलने की उत्सुकता वहीं धरी की धरी रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि मैंने तो सोचा था
कि जब मैं स्टेशन पर पहुंचूंगी तो मेरे बच्चे मुझे लेने आएंगे और दौड़कर मुझसे गले लगेंगे। लेकिन यहाँ तो वे तेजी से कदम बढ़ाकर ऑटो वाले के पास पहुंची। ऑटो वाले से दिए गए पते पर ले जाने को कहा। ऑटो वाले ने कहा, माँ जी मैं आपको छोड़ देता हूँ। निर्मला जी जल्दी से ऑटो में बैठकर अपने बेटे के घर की तरफ रवाना हो गई। करीब आधे पौने घंटे के बाद वे अपने बेटे विवेक के फ्लैट तक पहुंच गईं। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। विवेक बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर रहता था और उसी दिन लिफ्ट भी बंद पड़ी थी। शायद किसी तकनीकी खराबी के कारण अटक गई थी। निर्मला जी का सामान भी बहुत ज्यादा था, जिसे लेकर तीसरे फ्लोर तक जाने के लिए बहुत मुश्किल था। तभी ऑटो वाले को उन पर दया आ गई और बोला, माँ जी लाइए, मैं आपका सामान ऊपर तक चढ़ा देता हूँ। ऑटो वाले ने तुरंत सारा सामान तीसरे फ्लोर पर पहुँचा दिया। निर्मला जी उसे ढेरों आशीर्वाद देती हैं और डोरबेल बजाती हैं। तब उनकी बहू ने दरवाजा खोला। इतने समय बाद अपने बेटे बहू को देखते ही उनके चेहरे पर खुशी भरी चमक आ गई। इससे पहले कि वह कुछ बोलती, जोर जोर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आने लगी। निर्मला जी जोर से चिल्लाने लगी और हड़बड़ाकर दरवाजे से बाहर निकल गईं। यह क्या विवेक, तुमने घर में कुत्ता पाला हुआ है? तभी पीछे से निर्मला जी का पोता आयुष आया और बोला, दादी माँ एक कुत्ता नहीं, हमारे घर में तो 2-2 कुत्ते हैं। निर्मला जी और भी ज्यादा घबरा गईं, क्योंकि उन्हें कुत्तों से बहुत डर लगता था। उसी समय विवेक बोला, माँ घबराओ मत, यह दोनों आपको कुछ नहीं कहेंगे। बेटा तुम्हें पता है ना कि मुझे कुत्तों से कितना डर लगता है। बहुत वर्षों पहले मुझे एक कुत्ते ने काटा था और तब मुझे बहुत से इंजेक्शन लगवाने पड़े थे। ना बाबा ना, मैं तो यहाँ नहीं रह सकती, मैं तो आज ही अपने घर चली जाऊंगी। इतनी बात सुनकर उनकी बहू कमरे से बाहर निकली और कुत्तों को रस्सी से बांधते हुए बोली, माँ जी यह कुत्ते आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, आप बेझिझक अंदर आइए। थोड़े दिनों में ही आपके साथ इतने घुल मिल जाएंगे कि आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। ऐसा कहते हुए वह निर्मला जी को अंदर ले आए और सोफे पर आराम से बिठाकर पानी पिलाया। लेकिन निर्मला जी ने महसूस किया कि उनके बेटे को उनसे मिलकर कुछ ज्यादा खुशी महसूस नहीं हो रही थी, उल्टा उसका मुंह बना हुआ था। लेकिन निर्मला जी इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए अपने चेहरे पर खुशी के भाव लाती हैं। निर्मला जी गांव से बनाकर लाई हुई सारी चीजें अपनी बहू को देने लगती हैं और सब कुछ देने के बाद अचार का डिब्बा निकालकर और मेज पर रख देती हैं। जैसे ही अचार का डिब्बा निकलता है, विवेक बौखला उठा और झल्लाते हुए बोला, आप यहाँ भी अचार ले आई? क्या आपको नहीं मालूम कि मुझे अचार की खुशबू जरा भी पसंद नहीं? मुझे अचार की महक तक नहीं चाहिए अपने घर में। ले जाइए और जाकर इसे बाहर फेंक दीजिए। विवेक के इतना कहने पर निर्मला जी तुरंत ही अचार के डिब्बे को वहां से उठा लिया और वापस अपने बैग में रख दिया। अभी घर पहुंचे उन्हें 2 घंटे भी नहीं बीते थे कि उनकी बहू उन्हें पूरा घर दिखाने लगी और सारी जगह दिखाने के बाद उन्हें रसोई में ले जाकर सारी बातें बताने लगी। माँ जी यह हमारा रसोई घर है, राशन का सारा सामान रसोई घर में नीचे की अलमारी में रखा है और कुत्तों के खाने पीने का सामान अलग अलग से बने इस ड्रावर में रखा हुआ है। ऐसा कहते हुए एक एक करके बारीकी से सारी बातें और सामान के बारे में बताने लगी कि कौन सा सामान कहाँ रखा है और कौन सा सामान कहाँ। निर्मला जी यह सोचकर हैरान थी कि उनकी बहू आते ही यह सारी बातें उनको क्यों समझा रही है, कौन सी चीज कहाँ रखी है, यह सब बातें क्यों बता रही है। यह बात वे समझ नहीं पा रही थी। इतने में उनका पोता आयुष बोला, दादी क्या आपको मालूम है कि हम 1 महीने की छुट्टियों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं, हम वहां पर खूब मस्ती करेंगे। यह बात सुनकर निर्मला जी प्रश्नवाचक निगाहों से अपने बेटे बहू की तरफ देखने लगी। तभी उनका पोता आयुष फिर से बोला, अरे दादी माँ आपको नहीं पता था क्या? तभी तो पापा मम्मी ने फोन करके आपको यहीं पर बुला लिया है ताकि हमारे जाने के बाद कुत्तों का ध्यान रखा जा सके और घर की देखभाल हो सके। यह बात सुनकर तो
निर्मला जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि अब तक तो वह यही सोच रही थी कि उनके बेटे बहू को उनकी बहुत चिंता है, जिस कारण उन लोगों ने उन्हें यहाँ बुलाया है। वह कुत्तों से तो बहुत दूर ही रहती थी, अब तो उन्हें उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। यह बात सोचकर निर्मला जी ने कहा, बेटा तुम जानते हो ना कि मुझे कुत्तों से कितना डर लगता है, फिर भी तुम मुझे यहाँ अकेले इन कुत्तों के साथ छोड़कर जा रहे हो। मुझसे नहीं हो पाएगा बेटा यह सब काम। तभी विवेक ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, आप कैसी बात कर रही हैं माँ, यह कुत्ते बस 2-4 दिन ही आपको परेशान करेंगे, इसके बाद तो इन दोनों से आपकी दोस्ती हो जाएगी। ऐसा कहते हुए विवेक अपने कमरे में चला गया। उधर बेचारी निर्मला जी ने तो यह सोचा था कि वह अपने बेटे बहू के साथ हंसी खुशी रहेंगी, लेकिन यहाँ तो बेटे बहू ने उन्हें अपने घर की नौकरानी बनाकर रख दिया। तभी उनकी बहू बोली, माँ जी आप यहाँ अकेली नहीं रहेंगी, काम वाली बाई तो रोज आती है ना, वह आपकी हर काम में मदद कर देगी। खैर जब रात बीती और सुबह हो गई तो बेटा बहू अपने बेटे को साथ लेकर छुट्टियां मनाने के लिए सामान पैक करके निकल पड़े। अब घर में बची सिर्फ निर्मला जी, जो कि अकेले घर में रह गई थी, परंतु फिर भी उनके मन में एक संतुष्टि थी कि चलो काम वाली बाई तो आ ही जाएगी तो उनका काम हल्का कर देगी। अभी सोच ही रही थी कि अचानक फोन की बेल बजी। उनकी बहू ने फोन पर कहा, माँ जी काम वाली बाई कुछ दिनों के लिए नहीं आ पाएगी, अभी अभी उसका फोन आया था, उसका पति अचानक बीमार हो गया है और अस्पताल में भर्ती है, तो घर पर सारा काम आप ही देख लेना। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। इतने बड़े घर में निर्मला जी दोनों कुत्तों के साथ अकेली रह गईं। वे कुत्तों से बहुत डरती थीं, परंतु फिर भी उन्हें खाना खिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन दोनों कुत्ते अनजान चेहरा देखकर बेकाबू हुए जा रहे थे और जोर जोर से भौंक रहे थे। वे दोनों निर्मला जी को तंग कर रहे थे। पूरे घर में उधम मचा कर रखा हुआ था। जिस प्रकार से उनकी बहू ने उन्हें खाना देने को कहा था, वे उसी तरह से उन्हें खाना खिलाने लगी। धीरे धीरे दोनों कुत्तों से उनकी दोस्ती होने लगी और कुछ दिनों में वे दोनों उनकी सारी बात मानने लगे और उनके साथ घुल मिल गए। शाम के समय निर्मला जी थोड़ी देर के लिए कुत्तों को टहलाने के लिए बाहर ले जाती थीं। धीरे धीरे सोसाइटी के बहुत से लोगों के साथ उनकी जान पहचान हो गई। वे कभी कभी उन लोगों को अपने हाथ का बना अचार छोटे छोटे डब्बों में डालकर दे देती थीं। जब सोसाइटी के लोगों ने उनके अचार का स्वाद चखा तो सब लोगों ने उनके अचार की बहुत तारीफ की। यहाँ भी उनके अचार की मांग होने लगी, परंतु निर्मला जी अपने बेटे के डर से अचार नहीं बना पाती थीं। एक दिन जब निर्मला जी अपने कुत्तों को घुमाकर लिफ्ट से ऊपर की ओर जा रही थीं, जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि बाहर फर्श पर एक खूबसूरत सी लाल रंग की पोटली पड़ी थी। उन्हें लगा कि शायद इसमें कोई कीमती चीज हो सकती है जो किसी के हाथ से गलती से गिर गई है। ऐसा सोचकर उन्होंने उस पोटली को उठाया और जब घर आकर उसे खोलकर देखा तो उसमें सोने के जेवर थे। यह देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। फिर कुछ सोचकर उन्होंने उस पोटली को अपने पास ही रख लिया। अगले दिन सुबह उन्हें सोसाइटी में कुछ शोरगुल की आवाज आने लगी। शोर सुनकर निर्मला जी बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि एक लड़की फूट फूट कर रो रही थी और उसकी माँ उसे लगातार डांट रही थी। पूछने पर पता चला कि उसकी कुछ ही दिनों में शादी हुई है और उसने अपने सोने के गहने कहीं गुम कर दिए हैं। यह सुनकर निर्मला जी उस लड़की के पास गई और उससे पूछने लगी कि बेटी तुम्हारे जेवर किस चीज में रखे हुए थे। तो उसने बताया कि वह एक लाल रंग की पोटली में रखे थे। यह सुनकर निर्मला जी तुरंत अपने फ्लैट में गई। वह पोटली लेकर आई और उसे देते हुए बोली कि बेटी यह पोटली मुझे लिफ्ट के बाहर गिरी हुई मिली थी, तो मैं इसे अपने पास सुरक्षित रख लिया था ताकि यह जिसकी अमानत है मैं उसके हाथों में सौंप सकूं। अब अपनी इस अमानत को संभाल कर रखना। निर्मला जी के इस ईमानदारी और समझदारी पर
सोसाइटी के सभी लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए। अब तो उन्हें यहाँ भी बहुत अच्छा सम्मान दिया जाने लगा। लोग उन्हें चाची कहकर बुलाने लगे, जैसा कि उन्हें गांव में बुलाया जाता था। एक दिन सोसाइटी में एक मीटिंग रखी गई। बेटे और बहू की तरफ से निर्मला जी उस मीटिंग को अटेंड करने गईं। मीटिंग में सभी को यह जानकारी दी गई कि उनकी सोसाइटी में खाना बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और जो भी लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं वह इसमें भाग ले सकते हैं। फिर क्या था, समिति के बहुत से लोगों ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन निर्मला जी सारी बातें सुनती हुई चुपचाप बैठी थीं। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। तभी सोसाइटी वालों ने कहा, अरे चाची जी, आप तो बहुत अच्छा अचार बनाती हैं, तो क्यों ना आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लें। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को 1 लाख की नगद राशि दी जाएगी। समिति के सभी लोगों के तरफ से आग्रह किए जाने पर निर्मला जी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। प्रतियोगिता की तैयारी के लिए उन्होंने अचार बनाना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों ने प्रतियोगिता में एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और निर्मला जी ने कई प्रकार के स्वादिष्ट अचार बनाकर प्रस्तुत किए। सभी लोगों के व्यंजन बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन निर्मला जी के अचार का मुकाबला कोई नहीं कर पाया। फलस्वरूप निर्मला जी उस प्रतियोगिता को जीत गईं। घर लौटते हुए निर्मला जी सोचने लगीं कि आज का दिन उनके लिए कितना भाग्यशाली है कि आज ही उन्होंने प्रतियोगिता में 1 लाख रुपए जीते हैं और आज ही उनके बेटा और बहू छुट्टियां मनाकर घर वापस लौट रहे हैं। जैसे ही वे घर पहुंची, उनके जाने से पहले ही उनके बेटा बहू अपने बेटे के साथ घर आ चुके थे। जैसे ही निर्मला जी घर के अंदर कदम रखती हैं, तो घर की हालत देखकर उनके दोनों बेटा बहू आग बबूला हो गए और उन पर गुस्सा करने लगे। निर्मला जी ने देखा कि पूरा घर उथल पुथल हुआ पड़ा है। उनके दोनों कुत्तों ने उनके घर के पर्दे फाड़ दिए हैं और घर में इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं। उन्होंने घर के कुछ कीमती चीजों को भी तोड़ दिया था। यह सब देखकर निर्मला जी की बहू अपनी सासू माँ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी, माँ जी, थोड़े दिनों के लिए भी आप घर नहीं संभाल पाई। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं आप? जरा देखिए तो, पूरे घर को जंगल बनाकर रख दिया है। तभी निर्मला जी बोली, बेटा, मैंने सोसाइटी में खाना बनाने की प्रतियोगिता में भाग लिया था, इसीलिए पीछे से कुत्तों ने यह हाल कर दिया। देखो तो, मैंने प्रतियोगिता में अचार बनाकर 1 लाख का इनाम जीता है। तभी विवेक बोला, आपने यहाँ भी यह तमाशा शुरू कर दिया। गलती हमारी थी जो हमने घर की जिम्मेदारी आपको सौंप दी। ऐसा बोलते हुए वो दोनों पैर पटकते हुए अपने कमरे में चले गए। बेटे बहू की बात सुनकर निर्मला जी हैरान रह गईं। प्रतियोगिता जीतने की खुशी वहीं की वहीं धरी रह गई। बेटे बहू की तीखी बातें लगातार उनके कानों में गूंजती जा रही थी। वे रात भर सो न सके और अगले दिन सुबह होते ही उन्होंने अपना सारा सामान पैक कर दिया और तुरंत रेलवे स्टेशन की ओर चली गईं कि तभी उनकी बहू ने देखा कि उनकी सासू माँ कमरे से गायब हैं। वे दोनों उन्हें खोजने लगे और विवेक ने जल्दी से अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ, आप सुबह सुबह कहाँ चली गई हैं? पता है हम कितने परेशान हो गए थे। बेटा, अब मैं अपने घर जा रही हूँ और ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, जहाँ मैं इज्जत और सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी जी सकूँ। मैं तो तुम्हारे घर को अपना घर मानती थी, लेकिन तुम लोगों की नज़रों में मेरी हैसियत शायद केवल एक नौकरानी की थी, जिससे तुम काम भी करवाते थे और 4 बातें भी सुनाते थे। मकान बेचकर जो पैसे निकले थे वह तो मैंने तुम्हारे नाम पहले ही करवा दिए थे। प्रतियोगिता में जीते हुए पैसे भी मैं अलमारी में रख दिए हैं, तुम उठा लेना। इतना कहते हुए निर्मला जी ने फ़ोन काट दिया और फूट फूट कर रोने लगी। गांव का मकान तो उन्होंने बेच ही दिया था, लेकिन अब वह अपने अचार की फैक्ट्री में ही बने कमरे में रहने लगी। उन्होंने अपने अचार के काम को और आगे बढ़ाया। अचार की फैक्ट्री शुरू किए हुए आज उन्हें 35 साल हो चुके थे। कुछ दिन बीतने के बाद उनके पास एक सरकारी लेटर आया, जिसमें लिखा था कि अब उन्हें सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। यह सुनकर गांव वाले बहुत खुश हुए और कुछ ही दिनों में
निर्मला जी को उनके द्वारा किए गए समाज सेवा के लिए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया और खूब सम्मान किया गया। अगले दिन अखबार में भी यह खबर छपी। यह बात निर्मला जी के बेटे तक भी पहुंच गई। उनके बेटा बहू अपनी माँ के पास गांव पहुंची। उनकी बहू उनके पैरों में गिरकर अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने लगी तो विवेक कहने लगा, मैंने हमेशा आपको आगे बढ़ने से रोका, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं आपके साथ कितना गलत किया हूँ। ऐसा कहते हुए विवेक रोते हुए निर्मला जी के पैरों में गिर पड़ा। निर्मला जी ने कहा, बेटा आज मैं प्रसिद्ध हूँ तो तुम्हें अपने गलती की एहसास हो रहा है। अगर मैं प्रसिद्ध नहीं होती, मैं सड़क की धूल फाक रही होती, मैं भीख मांग रही होती, तो तुम क्या मेरे पास आते, मुझसे माफ़ी मांगते, अपनी माँ कहते, अपने साथ जाने को कहते? नहीं ना। तो ऐसे स्वार्थी बेटे के साथ मैं कभी नहीं रहना चाहूँगी और ना ही उसे कभी माफ़ करूँगी। बेटा तुम जहाँ रहो खुशी से रहो, अब तुम जा सकते हो। अब मुझे बेटे बहू की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा बुढ़ापा अच्छे से बीत जाएगा, मुझे कोई चिंता नहीं। इतना कहकर निर्मला जी बाकी महिलाओं के साथ अचार बनाने के काम में जुट गईं और बेटा बहू उनका मुंह देखते रह गए। प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी? निर्मला जी ने अपने बेटे बहू के साथ जो किया, उन्होंने सही किया या गलत? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आपका जीवन खुशियों से परिपूर्ण हो, आप सदा स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।